फर्स्ट चैनल लर्न। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक जो है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि इवोल्यूशन कंप्यूटर, कंप्यूटर का जन्म कहाँ से हुआ। तो कंप्यूटर का हमने हिस्ट्री पढ़ी, उसके जो सबसे पहले कौन सी डिवाइस आई, उसके बाद जो नई नई डिवाइसेस आई। सबसे पहली डिवाइस आई थी अबेकस, अबेकस के बाद बहुत सारी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आई। उसके बाद फाइनली जो अपन के फादर ऑफ कंप्यूटर हैं चार्ल्स बेबेज, उन्होंने एक दो मशीन का इन्वेंशन किया था। तो दो मशीन थी, वो कौन सी? पहली थी आपकी डिफरेंस एनालिटिक्स और दूसरी डिफरेंस इंजन है और एनालिटिकल इंजन। तो दो मशीन जो उन्होंने दी थी, वो किया था इवोल्यूशन था, उन्होंने डिजाइन किया था। तो उन मशीन्स जो उन्होंने डिजाइन किया था, वो एक जो आपके जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसके लिए बहुत ही बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जो वो हेल्प करते हैं आज की कंप्यूटेशनल में। तो आज जो पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कैसे कैसे इवॉल्व हो गया, मतलब कि आप जैसे पहले कंप्यूटर कितना छोटा रहता था, मतलब कितना बड़ा होता था, फिर उसकी साइज कम होती गई, कॉम्पैक्टनेस बढ़ती गई और परफॉर्मेंस इंक्रीज होती गई। तो आज हम वही देखने वाले हैं, क्या? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं, उनको अपन पढ़ेंगे, वो किस किस तरह के जनरेशन हैं और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो डेवलप हुआ था 1946 में। तो फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें अपन, तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1946 में डेवलप्ड हुआ था। 1946 में डेवलप्ड हुआ ये, और 1946 से 1945 के बीच में डेवलप्ड हुआ था, 59 के बीच में डेवलप हुआ था। तो इसमें जो कंप्यूटर जो हमने मार्क 1 देखा था पिछले वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है, उसमें क्या कह रहा था, जो मार्क 1 कंप्यूटर था उसमें कैपेबिलिटी थी क्या कि वो सारे अरिथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकता था और साथ ही साथ वो कंपैरिजन भी कर सकता था, ठीक है। तो उसी का कॉन्सेप्ट लेके जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई वो कौन सी थी, उस कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिएक, ठीक है। जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आया उसका नाम क्या था? एनिएक। इसका फुल फॉर्म होता है एनिएक, ठीक है। तो एनिएक जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो कब डिजाइन हुआ था? 1946 से 1959 के बीच में। और जो एनिएक जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसका नाम क्या पड़ा? एनिएक। उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये जो डेवलप किया गया था जॉन मैकली ने, ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन मैकली ने इसे क्या किया? डेवलप किया था, ठीक है। जॉन मैकली ने इसको डेवलप किया था और इसको जो फर्दर जब इसको कुछ सालों बाद इसका नाम क्या पड़ गया? यूनिएक, ठीक है। तो इसको फर्दर इसको नेम दिया गया क्या? यूनिएक। इट वाज फर्दर नेम्ड एज यूनिएक, ठीक है। तो इसी को जो एनिएक जो कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा? जॉन मैकली के द्वारा। इसी को बाद में यूनिएक नाम से भी जाना जाने लगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो जो यूनिएक है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो जो एनिएक था इसके द्वारा, जॉन मैकली के द्वारा डेवलप किया गया था, और जो यूनिएक इसको फिर बाद में क्या किया गया? यूनिएक। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो क्या है? पहला जो कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो एनिएक था, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इसमें जो ये कंप्यूटर हुआ करता था वो बहुत ही लार्ज साइज का हुआ करता था। पहले जो कंप्यूटर्स थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, मतलब एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, जैसे कि एक रूम के बराबर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कैसे एक रूम के बराबर कंप्यूटर होते थे, और वो उसके अंदर जो कोई भी करेक्शन करनी पड़ती थी वो बहुत दिक्कत जाती थी। जैसे कि आपके उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे, जैसे कि रूम के बराबर बहुत बड़ा एक रूम के बराबर एक वो होता था, उसके अंदर बहुत सारी मशीन्स भी थी, ठीक है। तो बहुत सारी मशीन होती जिसके थ्रू डेटा प्रोसेस होके आपको रिजल्ट मिलता था, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर एक रूम के अंदर जिसमें रहता था वैक्यूम ट्यूब्स रहती थी, ठीक है। बहुत सारे ट्यूब्स इसके अंदर होते थे।
जिसके अंदर एक आदमी भी जा सकता है, मतलब इतने बड़े बड़े होते थे कि कोई एक आदमी इसके अंदर जाके इसमें करेक्शन करता था। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा कंप्यूटर था, इसमें पोर्टेबिलिटी नहीं थी, मतलब आप इसे कैरी नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, ये स्टेबल रहता था। ठीक है, अब इसी कारण इसमें क्या होता था कि इसी के कारण हमें क्या रहता था, हमने सेकंड जनरेशन का इन्वेंशन किया। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स आई फर्स्ट जनरेशन में उसी को दूर करने के लिए हमने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता हो कि आवश्यकता ही आविष्कार की जनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी चीज जरूरत होगी तो आप उस चीज को इन्वेंट करोगे। अब जो सेकंड जनरेशन है कंप्यूटर की, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है उसमें क्या किया गया कि जो वैक्यूम ट्यूब्स रहती थी उसको रिप्लेस कर दिया गया इसके थ्रू। वैक्यूम ट्यूब्स जो थी उनमें अब ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे, मतलब जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे क्या, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, डायोड क्या होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप यूज करने लगे इसमें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो अब क्या ट्रांजिस्टर यूज करने लगे। तो जो सेकंड जनरेशन है वो कब डिजाइन हुई, 1959 से लेकर 1965 के बीच में इसका क्या हुआ था, इन्वेंशन हुआ था। और इसको जो ऐसे क्या नाम लग गया, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें जो इनपुट्स हैं, अगर हम इनपुट की बात करें तो इसमें इनपुट पंच कार्ड के थ्रू, असेंबली लैंग्वेज के थ्रू लिए जाते हैं। मतलब आपको कोई भी काम करवाना है कंप्यूटर से तो आपको इंस्ट्रक्शन, मतलब इनपुट, आपको कोई भी काम करवाना है सीपीयू से तो आपको इनपुट किसके थ्रू देना पड़ेगा, पंच कार्ड के थ्रू। मतलब आप एक पेपर में, सपोज ये आपका पेपर है, उसमें आपने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे, किसके बाद आपको ये करना है, इसके बाद ये करना है। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के सेट्स हैं, ये आप पंच कार्ड के थ्रू आप इनपुट देते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, इसको रीड करता है। ठीक है, सीपीयू पे इंफॉर्मेशन लेते हैं और इसका आउटपुट आपको देता है। तो अगर पंच कार्ड में, तो इसके लिए कोई ना कोई आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आप जो इंस्ट्रक्शन है आप किसी न किसी लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, जो लैंग्वेज है उसको अपन ने कहा असेंबली लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी कम्युनिकेट करना है तो आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जैसे हम आप कम्युनिकेट करें किसके थ्रू, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है कंप्यूटर में, तो इसे अपन कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर से। तो आपको पता ही होगा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 and 1, मतलब बाइनरी डेटा को समझता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो अब कंप्यूटर, हम लोग तो बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकते हैं क्योंकि 2 ही लैंग्वेज हैं, और आप इसके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप याद तो कर नहीं सकते 000 पे अपन को क्या करना है, 00001 पे अपन को क्या करना है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत जाने लगी ह्यूमंस को, तो उन्होंने क्या किया, असेंबली लैंग्वेज का डिजाइन किया। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज जब बनी तो असेंबली लैंग्वेज को इन्होंने पंच कार्ड के थ्रू सीपीयू में इनपुट दिया और यहाँ से आपको क्या मिला, आउटपुट। हम बेसिकली 2 काम करते हैं, यहाँ से इनपुट देते हैं, डेटा प्रोसेस होता है सीपीयू में और हमको आउटपुट मिलता है। तो ये जो सारी कहानी है, ठीक है, ये सेकंड जनरेशन में हुई। मतलब सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आई जिसके थ्रू हमारा काम आसान हो गया और डेटा प्रोसेस जल्दी होने लगा। तो ये जो इन्वेंशंस थे ये क्या कर रहे हैं, साइज को कम कर रहे हैं। इसमें एक और की पॉइंट्स है क्या, कि हम क्या यूज करने लगे, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे यूज करने लगे क्या, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स यूज करने लगे। तो जिसमें साइज है, जैसे पहले क्या था, एक रूम के बराबर था, अब सिर्फ साइज उसका धीरे धीरे कम होता गया। मतलब जब ट्रांजिस्टर यूज करने लगे तो साइज कम होता गया। ठीक है, साइज कम होता गया तो उससे क्या हो गया, कॉम्पैक्टनेस मतलब बढ़ती है, मतलब आपको साइज कम मिलता है जिससे आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पोर्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इसमें बेसिक पॉइंट है कि इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा और असेंबली लैंग्वेज के द्वारा आप इनपुट और आउटपुट दे रहे थे, इनपुट दे रहे थे, फिर उसको आपको क्या मिल रहा था, प्रोसेस के आउटपुट। तो सेकंड जनरेशन के बाद इसमें जो ड्रॉबैक्स था क्या था, इसमें कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड था, मतलब मशीन्स बहुत ज्यादा वर्क कर रही थी तो उससे हीट रिड्यूस हो रही थी। उसको कम करने के लिए अपन क्या किया, कूलिंग सिस्टम जनरेट किया। ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम जनरेट करने के लिए अपन थर्ड जनरेशन में ये जो ड्रॉबैक है कूलिंग का, इसे अपन क्या कर रहे हैं, हटाने वाले हैं। तो जो थर्ड जनरेशन आपकी आई उसमें अपन कूलिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाएंगे और जो साइज उसको और छोटा करेंगे। तो जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो रहा है, कंप्यूटर का साइज छोटा हो रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, मतलब स्पीड बढ़ रही है डेटा को प्रोसेस करने की। तो इसके थ्रू का ह्यूमन का काम आसान हो रहा है। अब बात करें अगर थर्ड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये कब डेवलप हुआ था, ये डेवलप हुआ था 1965 में। 1965 से लेकर 1971 के बीच में
ये डेवलप हुआ था और इसमें जो है क्या यूज होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। इट यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब आईसी का यूज होने लगा। आपने सुना होगा आपकी टीवी है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें क्या यूज होता है, आईसी का यूज करते हैं अपन। इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें क्या रहता है कि आपके जो सर्किट्स हैं, कॉम्बिनेशन है, वो बनाना आसान होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर साइज को छोटा करते हैं। तो जैसे ही अपन आईसीज का यूज करने लगे तो क्या हो गया, कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। अब आईसीज का यूज किए तो उसके बाद क्या हुआ कि कंप्यूटर क्या हमारे चीपर होने लगे, मतलब कॉस्ट इसकी कम होने लगी। जब साइज कम हुआ, मतलब अगर साइज कम हुआ, ठीक है, उसके कारण मेंटेनेंस कॉस्ट कम हुई, तो जो साइज कम हुआ उससे क्या हुआ कि कॉस्ट कम हुई, मतलब कॉस्ट लेस हुई। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर साइज कम होगा, कॉस्ट कम होगी, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है यूजर्स के लिए। तो साइज कम होता गया, कॉस्ट कम होती गई और स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ती गई। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। मतलब परफॉर्मेंस में उसकी स्पीड बढ़ती गई, ठीक है, साइज कम हो गया और कॉस्ट भी कम होती गई। तो जो जैसे जैसे अपन जनरेशन में बढ़ रहे हैं, अपन का साइज कम होता रहा है और स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीज आपने नोटिस की होगी। अब थोड़ी जो इसमें भी जो दिक्कत आ रही थी वो थी फैब्रिकेशन की। ठीक है, फैब्रिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बहुत सारे फैब्रिकेशन, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे बहुत सारे सर्किट्स अपन यूज करेंगे आईसीज में, तो उसमें क्या रहता था कि उसके खराब होने की चांसेस बढ़ जाते थे। ठीक है, आईसीज जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या एक सर्किट, ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। वहाँ पे बहुत सारे सर्किट्स होने के कारण वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि कौन सा सर्किट है, तो वो अपन पता नहीं कर पा रहे थे। तो उसमें ड्रॉबैक था वो क्या था, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी फैब्रिकेशन की। ठीक है, तो ड्रॉबैक जो इसका था वो क्या था कि फैब्रिकेशन, ठीक है, फैब्रिकेशन ऑफ आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट वाज कॉम्प्लेक्स। उन सबको डिजाइन करना, उनको प्रॉपर प्लेस पे फिक्स करना, वो क्या कॉम्प्लेक्स हो रहा था। ठीक है, अब धीरे धीरे अब हमने जो प्रॉब्लम आई फैब्रिकेशंस की, इसे हमने दूर किया किसमें, फोर्थ जनरेशन में। तो चलिए अब देखते हैं क्या फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फोर्थ जनरेशन। ये बड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आप लोग को हल्का बोरियत लगनी होगी, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं कि कंप्यूटर कहाँ से होके आज इतना पावरफुल हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, आप उसे और कितना बढ़ा सकते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में जब आया तो ये डेवलप हुआ था, इसका टाइम था वो 1972 से लेके 1980 के बीच में ये डेवलप हुआ था। ठीक है, फोर्थ जनरेशन। इट वॉज बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, तो इसमें अपन इसका जो पॉइंट है क्या, इट वॉज बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स। इसमें अपन क्या यूज करने लगे, माइक्रो प्रोसेसर्स का मतलब जो हम सीपीयू के अंदर, ठीक है, सीपीयू के अंदर प्रोसेसर होता है। आपको ये पता होगा कि सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने पढ़ा होगा कि सीपीयू प्रोसेस करता है। तो जो मेन बात होती है, जो एग्जीक्यूशन लॉजिक जहाँ पे एग्जीक्यूट है वो क्या होता है, एएलयू, जहाँ पे सारे लॉजिक्स अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट कहाँ पे एग्जीक्यूट होती हैं, एएलयू में। ठीक है, इसमें रजिस्टर्स भी होते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट भी होती है, मतलब सीयू जो कंट्रोल करती है, और इन्हीं को मिला के बनता है अपन का सीपीयू। ठीक है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन वो क्या कहलाता है, सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर प्रोसेसर होता है, उसके अंदर प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें अपन छोटे छोटे प्रोसेसर्स का यूज करने लगे जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को क्या करें, एग्जीक्यूट करें। जैसे छोटा काम है कि आपको लोड करना मेन मेमोरी में कोई भी फाइल, तो आपको प्रोसेसर के पास जाने की जरूरत नहीं थी, आप छोटे से मतलब माइक्रो प्रोसेसर्स के थ्रू आप करा सकते थे वो काम। ठीक है, जैसे आपको लोड करानी कोई भी फाइल, आप हार्ड डिस्क में कोई भी फाइल स्टोर है, अगर आपको उसको स्टोर मेमोरी में लानी है तो आप प्रोसेसर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोसेसर का यूज करेंगे, और आप पे क्या होगी, आपकी रैम मतलब मेन मेमोरी, और ये हो गई आप हार्ड डिस्क। ठीक है, ये हो गई हार्ड डिस्क, ये हो गई रैम। तो आपको केवल लोड कराना है इसको यहाँ पे, तो आप माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है,
माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर सकते हैं। इसको अपन म्यू से भी डिनोट करते हैं, अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर बात करें इसमें क्या कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इन्वेंट हुआ। अभी तक जो भी टास्क हो रहे थे वो किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू हो रहे थे। अब क्या हो गया कि कोडिंग के थ्रू हो रहे थे, अब GUI का इंट्रोड्यूस हुआ। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी 4th जनरेशन में GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये क्या चीज है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो चीज है जिसे आप देख मतलब कि जैसे आपकी स्क्रीन में आप देखते होंगे जो भी आइकन्स दिखते हैं, लाइक होम स्क्रीन हो गया, यहाँ पे जो भी ब्राउजर हो गए, जो भी जितने भी एप्स आपको यहाँ पे स्टोर दिखते हैं, वो सब क्या है? GUI। मतलब आप एक माउस से, मतलब एक आप माउस के थ्रू आप इसे कंट्रोल करते हो। मतलब एरो की होती है जिसके थ्रू आप कहीं भी कर्सर में क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट होगी। मतलब आपको हर चीज के लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आपको ओपन करना है तो आपको लिखना पड़े ओपन फाइल का नेम डॉट दिस। अगर आपको इतना सब करना पड़े तो आप इसे चलाने में बहुत ही ज्यादा बोरियत महसूस करेंगे और डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। इसीलिए GUI का इन्वेंट हुआ। मतलब आप देख के उसे क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं पूरे कंप्यूटर को, आप इससे GUI के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो GUI के थ्रू आपका काम आसान हो गया और ज्यादा अट्रैक्टिव विंडो होने लगी। पहले क्या था? ब्लैक एंड व्हाइट था जिसके थ्रू इंटरेस्ट यूजर का नहीं होता था। अब क्या है? GUI आ गए तो उसके कारण कलरफुल हो गया आपकी विंडो और इसमें इंटरेक्शन यूजर का ज्यादा हो गया। तो ये था क्या 4th जनरेशन में इवॉल्व हो, चेंजेस आए। अब अगर हम बात करें 5th जनरेशन की, अब जो 5th जनरेशन की बात करें जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं वो क्या है? 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो हम पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं जैसे अपने घर में, ऑफिस में, वो सब क्या है? पर्सनल कंप्यूटर जो 4th जनरेशन में आते हैं। अब 5th जनरेशन क्या है? ठीक है, तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वहां पे यूज होते हैं जहां पे वर्कलोड हाई रहता है, वहां पे एरर्स की मतलब की गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लाइक रिसर्च में, ठीक है, रिसर्च में हो गया आपकी वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, जो बहुत ज्यादा सर्वर जिसमें लोड होता है, जैसे कि रेलवेज हो गया, ठीक है। तो जो भी बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर के डेटाबेस होगा, तो वहां पे जो आप रिसर्चर्स में जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? 5th जनरेशन। तो अभी हम जो देख रहे हैं 80s के बाद, तो 1980s के बाद अभी सबसे चला आ रहा है वो कौन सा है? 5th जनरेशन और कंप्यूटर। तो इसमें क्या रहता था कि परफॉर्मेंस जो वो हाई रहती है, मतलब आपकी गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये पूरे ऑल द टाइम ऑन रहते हैं, इनमें वो क्लोज नहीं होते। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, इसका डेटा कभी भी सर्वर कभी बंद नहीं होता जहाँ पे डेटा स्टोर रहता है। तो इन सब चीजों के लिए अपन 5th जनरेशन का यूज करने लगे। और इसमें क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने ये नाम अब बहुत सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा किसमें? 5th जनरेशन में, AI। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका यूज आप करने लगे जनरली, ठीक है। तो इसका जो यूज होता है वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस में होता है और जो बिग डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए होता है। और इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप जो पुराने डेटा है, जो पुराने डेटा स्टोर है, उसको क्या रहता है? ये सीखता रहता है, मतलब नई चीजें डेवलप करता रहता है। तो इसका यूज अपन बाद में देखेंगे, ये भाई उसके लिए है, रिसर्च के लिए, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 5th जनरेशन हो गया, तो ये था आपका। अब इसमें जो 5th जनरेशन, जो 4th जनरेशन थी उसके लिए आप बात करें तो उसमें लैंग्वेज है वो आसान होती गई। मतलब दो पहले आती असेंबली लैंग्वेज, फिर उसके बाद आपकी कौन सी? असेंबली लैंग्वेज के बाद आई सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज, बहुत सारी जो लैंग्वेज आई आपके लिए वो समझना आसान होगा, मतलब ह्यूमंस के लिए समझना आसान हो गया। तो जो लैंग्वेज के बारे में वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और हमने देखा कि कैसे कंप्यूटर एक बड़े से रूम के बराबर से लेके वो एक छोटे से आपके मोबाइल तक में सीमित हो गया। मतलब एक जहाँ की पहले एक रूम के बराबर कंप्यूटर होते थे, अब वो क्या एक आप छोटे से अपने पॉकेट रख सकते हैं। तो ये थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें क्या होगा? स्पीड परफॉर्मेंस बढ़ती गई और जो साइज है वो कम होता गया। तो ये जो जनरेशन थे ये
बहुत ही मतलब कि आपके कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि पहुंच सकता है कि आप एक्सप्लेन करिए डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये जो सारे पॉइंट मैंने लिखवाए हैं वो आप नोट कर लीजिए, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर न्यू अपडेट्स। तो थैंक यू सो मच।